स्टार्ट तो हुई। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो हेलो।
आ रही है आवाज मेरी? अब आवाज ठीक है भाई? ठीक है भाई। वीडियो मेरा दिख ही रहा होगा। ठीक है, चलिए। ऊपर स्क्रीन दिख रही है बराबर तरीके से, और मेरी आवाज आ रही है, और मेरा फेस भी दिख रहा है। ऑल फाइन? अभी इको कहाँ आ रही होगी? अब तो प्रॉपर होगी आवाज। चलिए भाई, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बहुत सारे बच्चे आप लोगों में नए भी हैं, और बहुत सारे जो लास्ट ईयर ऑलरेडी एलन के हैं वो भी हैं। आई थिंक नए स्टूडेंट्स भी हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आप में से जो नए हैं, थोड़ा सा 5 मिनट आप लोगों से बात करना चाहूंगा पहले मैं। और जो पुराने हैं वो थोड़ा सा कंट्रोल करके बैठे अपने आप में, तो कमेंट ना करें। पुराने और नए की डेफिनेशन क्या है? जो 11th में एलन में पढ़े हुए हैं, और जो फर्स्ट टाइम 12th में डायरेक्ट एलन में एडमिशन ले रहे हैं, वो नए, और पुराने जो ऑलरेडी 11th के स्टूडेंट्स एलन के रहे हैं और वो आगे कैरी फॉरवर्ड हुए। ठीक है, तो आप में से जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनमें ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं क्या कि जो पहली बारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर आए हैं एलन जैसे प्लेटफॉर्म पे? 11th घर पे ही थे और फर्स्ट टाइम 12th में एनरोल कराए किसी कोचिंग में आईआईटी की तैयारी के लिए? ऐसे भी हैं? ठीक है, तो है वो, मतलब चैट पे यस लिख दें या मी लिख दें या रेज हैंड कर दें या लिख दें? ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, जिससे क्या मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आप लोगों के बारे में, मुझे कहाँ पे कितनी डिटेल में चीज बताते हुए चलनी है। ठीक है, ठीक है भाई। और फर्स्ट टाइम है तो फिर बेसिक चीजों का आइडिया नहीं होगा। हम्म। आप में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने पढ़ा नहीं हो? वो अगेन मतलब मी या यस लिख के चैट बॉक्स में लिखे, जिससे कि मुझे अंदाजा हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, उसका वर्टेक्स कितना होता है, नहीं पढ़े हैं?
ठीक है, लॉगरिथम नाम का चैप्टर तो सुना ही नहीं होगा आप लोगों ने। बेटा फिर वही बात, पुराने स्टूडेंट्स ना बोले मुझे नाम याद हैं सबके, डोंट डू लाइक दिस। नए से बात कर रहा हूं, अभी करने दीजिए। लॉगरिथम पढ़ा है आप लोगों ने? पुराने नहीं, नए स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। लॉगरिथम पढ़ा है? बेसिक लॉगरिथम कब डिफाइंड होता है? जैसे log x बेस a अगर हम लिख रहे हैं तो ये कब डिफाइंड होगा, इस तरीके की नॉलेज है या नहीं है? वेरी फ्रैंकली थोड़ा जवाब दीजिए, जिससे कि मैं वैसा प्लान करूं कि किस लेवल, लेवल तो पूरा लूंगा, मतलब क्या क्या चीज बताते हुए मुझे लेक्चर लेना है, मैं ध्यान रखूं उसका। तो नहीं पढ़े, जैसे नो सर लिखा है विपुल आपने बेटा, ये तो इट मीन्स व्हाट, आपने नहीं पढ़ा है। हिंदी में लिख सकते हैं आप, हिंदी इंग्लिश जिसमें कंफर्टेबल हो। लॉगरिथम पढ़ा है पूरा, ठीक है। अगर लॉगरिथम पूरा पढ़ा है तो फिर उसकी डोमेन रेंज वगैरह निकालनी आती होगी। सात्विक कौन है बेटा? सर हु आर यू? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस कि मैं कौन हूं, है ना? बाकी सब बाहर में गया, आप कौन हो ये बताइए सबसे पहले तो, है ना? आप में से जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है वो भी मुझसे नहीं पढ़े हो, जो एलन के ही हैं। मैंने फिर वही बात करी, जो बच्चे पुराने हैं, एलन के हैं, और वो जो नहीं पढ़े हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है वो ऑनलाइन दूसरे टीचर पढ़ा रहे हो उन्हें, कि वो फेज भी इसमें मर्ज हुआ है और फाइनली एंथ्यूज जो क्रिएट हुआ है। आई थिंक वो भी एक आशीष गुप्ता सर थे और मे बी आशीष गुप्ता सर हो, दोनों ही हम मैथ्स में हैं, एलन में ही है। ठीक है, माई सेल्फ आशीष गुप्ता, और हमारा आइडेंटिफिकेशन ये है कि नए पुराने वाले, तो मैं पुराना वाला आशीष गुप्ता हूँ और वो नए वाले आशीष गुप्ता हैं। अगर एलन में कभी ढूंढना हो हमें बिल्डिंग में आके, नए पुराने से, क्योंकि दोनों आशीष गुप्ता, दोनों आईआईटी मैथमेटिक्स में, इट्स टफ टू सर्च अस। और नहीं तो फिर फोन नंबर हमारा है, तो उससे आप कांटेक्ट कर ही लेंगे। ठीक है, जो पुराने एलन के स्टूडेंट्स, जो आई थिंक 2B2 फेज के हैं, नर्चर के, वो भी आशीष सर से पढ़े हैं, बट मैं ऑल्सो माई सेल्फ ऑल्सो आशीष गुप्ता, फाइन। और नए स्टूडेंट्स को भी मैं कहना चाहूंगा कि मुद्दे की बात करते हैं, बीच में अब फालतू तरीके की चैट वगैरह कुछ भी नहीं, है ना? ठीक है बेटा, वीटी सर से पढ़े हो, वो भी ठीक है। बहुत सारी चीज होगी, और कुछ बेसिक चीजें बताता हुआ मेरे को चलना पड़ेगा, क्योंकि वो भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़े नहीं है, और वो स्टूडेंट्स भी हैं जो, सबसे बड़ी बात, पढ़ लिए हैं, याद ही नहीं है सर। अच्छा सर, ऐसा भी होता है क्या? हमें तो याद ही नहीं आया, पढ़े थे सर, अब याद आ रहा है, आपने बताई जब। कुछ चीजें बताते हुए बेसिक, अभी शुरू के 2 लेक्चर अपन थोड़ा स्लो चलाएंगे, उसके बाद में फिर फंक्शन चैप्टर में अपन वैसे आ ही जाएंगे। जहां जहां जरूरत पड़ेगी पुराने चैप्टर्स की, तो अपन लेते हुए चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की आपको सिंपल वेविकर मेथड जो क्वाड्रेटिक फैक्टर में होता है, आपने सुना हो, वहां के डोमेन रेंज वगैरह निकालना क्वाड्रेटिक में, तो वो चीज आपको आनी चाहिए। बेसिक लॉगरिथम आपको आना चाहिए, कुछ ज्यादा भारी वाला लॉगरिथम नहीं कह रहा, बट डोमेन रेंज लेवल पे लॉगरिथम इनइक्वालिटीज सॉल्व करना हमें आनी चाहिए। ये मेरी रिक्वायरमेंट रहेगी आगे चैप्टर पढ़ाने के लिए। एक कंपाउंड एंगल साइन कॉस टेन, और इनके रेसिप्रोकल द कोसेक सेक एंड कॉट, इनकी रेंज, इनकी डोमेन शब्द यूज होते हैं इसमें। साइन थीटा, तो थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, पर साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, दैट इज रेंज, दैट इज -1 to 1 इंक्लूडिंग। हमारी बात समझ में, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
और जब मैं पूछूं उसी समय स्क्रीन पे जवाब लिखना है। लिख तो अपने आप को यूँ नहीं बताना है कि देखो हमें आता है, हम सर को बताएँ। मैं पूछूँ जब आप बता दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्योंकि जितना चैट पे आप लिखेंगे मेरा ध्यान डाइवर्ट होगा, मामला बिगड़ेगा, ठीक है? सबका अपना-अपना पैटर्न 11 तक रहा होगा पढ़ने का। अब मेरे तरीके से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मुझसे पढ़ रहे हैं और कोशिश पूरी रहेगी कि समझा सकूँ मेरी बात को। और जो पुराने स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़े हैं आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि शायद थोड़ा बहुत तो पढ़ाया होगा सही। है ना भाई? एक सेकंड। चलिए अब इधर ध्यान दो। अ, आगे करते हैं इस पर बात अपन। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है अपना चैप्टर फंक्शन स्टार्ट होगा। लेक्चर 1 आज का ये एंथ्यूज बैच फेज आपका कहलाएगा। फेज के नेम्स वगैरह एंथ्यूज 1A बेसिकली ये फेज होगा अपने पास और उसमें हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा-सा आपको ये भी जगाना चाहूँगा कि जैसे 11th में आपने जो भी पढ़ा होगा या किसी ने कोचिंग लेवल पे नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। हम 12th में क्या पढ़ने वाले हैं, उस पे ज़रूर चर्चा अभी अपन करेंगे। तो 11th क्लास में जो भी चैप्टर्स आपने पढ़े होंगे, उनके नाम की चर्चा ना करते हुए, अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 12th में क्या-क्या पढ़ लिया। 11th के चैप्टर का रिवीजन कौन से चैप्टर्स का रिवीजन करना पड़ेगा? 11 चैप्टर्स का जो रिवीजन की आपको सख्त ज़रूरत है आगे पढ़ने के लिए, उसके लिए आपको रिवीजन करना है। कौन-सा चैप्टर बोल रहा हूँ मैं? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, लॉगरिथम, कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल का मतलब समझते होंगे शायद, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ठीक है? एंड 1, 2, 3, 4 और एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी आप देख लें तो ठीक रहेगा आपके लिए, ठीक है? ये चीज हो जाए अपनी। FOM फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स वो बेसिक आना चाहिए। इवन अब क्लास 12 में आ चुके हो, स्कूलिंग की लास्ट क्लास चल रही है और उसमें भी अब अपन ऐसी बात करें तो ठीक नहीं रहेगा, ठीक है? दिस शुड यू हैव टू नो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ 12th। भी मजा आएगा। 12th में मेजर पार्ट है कैलकुलस का। तो एक है अपने पास में डिफरेंशियल कैलकुलस। थोड़ा सा मैं आपको रफ आइडिया दे दूं। डिफरेंशियल कैलकुलस में हमारे पास चैप्टर्स होंगे जैसे कि चैप्टर अभी आपने नाम भी सुना हो, फंक्शंस, ठीक है? फिर रहेगा ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। नाम ला रहा हूं मैं आपके सामने, बस एक बार कान में अपने चैप्टर्स के नाम चल जाने चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में दो चैप्टर्स होंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है? आगे बात करें तो इसके बाद में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात आएगी, इंटीग्रल कैलकुलस की बात आएगी। इंटीग्रल कैलकुलस में भी आगे चैप्टर्स चलेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो फिजिक्स में कभी आपने देखा हो, इंटीग्रेशन नॉर्मल जो कर रहे हैं अपन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कोस एक्स का इंटीग्रेशन,
ये ऐसे सिंबल के साथ, ठीक है। फिर एक आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट लगा देते हैं ए से बी वगैरह, ये जो लिमिट हमने लगा दी दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। और इसमें फिर एक चैप्टर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर एक और होगा एरिया अंडर द कर्व। उसके बाद में ये पूरा कैलकुलस का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद अलजेब्रा का एक चैप्टर है मैट्रिसेस, वो पढ़ेंगे। 3D वेक्टर, मैट्रिसेस के बाद अपन लेंगे वेक्टर 3D। 11th का एक चैप्टर रहेगा फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और फिर उसके बाद में प्रोबेबिलिटी। ये इसलिए लिख रहा हूं मैं, आपको पता रहे कि कब इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे बहुत से बच्चों का बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड में वीक रह गया हो, लेट से, कोई दिक्कत नहीं है, उसका बिल्कुल आखिरी में यूज आने वाला है प्रोबेबिलिटी में, उसके पहले यूज नहीं आ रहा है। तो जब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होने वाली होगी उसके पहले टेस्ट में हम बाइनोमियल एनसी टेस्ट में दे चुके होंगे, जब प्रोबेबिलिटी का टाइम चल रहा होगा। मतलब आज से आप मानिए प्रोबेबिलिटी का टाइम चलेगा अक्टूबर नवंबर में मान के चलिए आप, ठीक है। तो जब प्रोबेबिलिटी चल रही होगी, ठीक, अक्टूबर मान लें आप, अक्टूबर में जब प्रोबेबिलिटी चल रही होगी तो उसके पहले पीएनसी टेस्ट में हम दे देंगे। टेस्ट में 11th का एक एक चैप्टर, हर टेस्ट में 11th का एक एक चैप्टर आता चला जाए। तो हाथों हाथ मत पूछना सर अब नेक्स्ट टेस्ट कब है और कौन सा चैप्टर आ रहा है, क्या होगा। एमएम का फुल फॉर्म है भाई मैक्सिमम मिनिमम। बेटा काम की बात सुनो पहले अभी, है ना। तो अब वो लिंक टूट जाता है ऐसे, आप फालतू क्वेश्चन करोगे तो दिक्कत आएगी फिर। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो हम कह रहे हैं ना वही चैप्टर पढ़ो, आप अपनी नेतागिरी मत करना। मेरा ये चैप्टर वीक 11th का मैं ये पढ़ लेता हूँ, नहीं, अभी जरूरत नहीं है। हम जो कह रहे हैं वो पढ़ो, क्योंकि अभी करंट 11th का इतना इकट्ठा हो जाएगा कि उसको अपन अपडेट रखना चाहेंगे, बिल्कुल उसको अपडेट रखेंगे, उसको पेंडिंग पर नहीं ले जाने वाले हैं किसी भी हालत में, उसको पेंडिंग पर नहीं ले जाना है, ये हमें ध्यान रखना है हर हालत में, ठीक है ना। 12th का जो चलेगा वो अप टू डेट रहेगा। फिर इसके बाद में छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे कि मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये जो 3 चैप्टर है हम कभी भी करा सकते हैं, बीच में आगे पीछे जो भी चैप्टर्स के लेना चाहें, इंडिपेंडेंट चैप्टर है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते कि आज हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाना शुरू कर दें, नहीं, तो सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। पहले डिफरेंशियल कैलकुलस होगी, फिर इंटीग्रल कैलकुलस होगी, फिर मैट्रिसेस, वेक्टर, 3D। डिटर्मिनेंट नाम का चैप्टर सुना आपने, आपको 12th एनसीईआरटी में मिलेगा डिटर्मिनेंट, पर डिटर्मिनेंट 11th में हम करा चुके हैं। जो बच्चे नए हैं वो भी सुने ध्यान से कि डिटर्मिनेंट 11th में हो चुका है। तो कुछ बैकअप क्लास या रिकॉर्डिंग क्लास 11th की कोशिश करेंगे कि आपको पोर्टल पे डाल सकें हम, आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकें और उससे पढ़ सकें, ठीक है। और बाकी बच्चों ने पढ़ा हुआ है जो एलन के रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा ब्लंडर नहीं होने वाला आपके साथ कि आपको आगे 12th बर्बाद होगी, समझ में नहीं आएगा। अब बैकअप क्लासेस का शेड्यूल कब आएगा, क्या होगा, ये चालू कर दिए क्वेश्चन, ऐसा भी कुछ भी नहीं। आज पहला दिन है, अभी थोड़ा सा कंफर्टेबल वे में रहो। नेक्स्ट वीक से सब लाइन अप हो जाएगा, सब चीजें आपको बता दी जाएगी, अभी एकदम होच पोच में मत हो, ठीक है। 11th के चैप्टर जो मैंने लिखे सिर्फ रिवीजन वाले लिखे, सारे नहीं लिखे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बाद आता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के बाद वापस एफओएम बेसिक बनाया था हमने एक, और वो फिर पूरी 2D आएगी, डिटर्मिनेंट कराया था, डिटर्मिनेंट के बाद पूरी 2D आएगी, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये 5 चैप्टर। उसके बाद में पीएनसी, बाइनोमियल, ये चीज पढ़िए, ठीक है ना। तो पूरा जो पार्ट था ना 2D का, वो एज सच इतने बड़े लेवल पर अभी कुछ काम में नहीं आ रहा। आप सोचो यार आपका पैराबोला वीक है, हाइपरबोला वीक है, 12th बर्बाद हो जाएगी, नहीं होगी। मैं आप उन सब बच्चों से बात कर रहा हूं जो 12th में मान लीजिए फ्रेश ही हो आप, इसने 11th पढ़ी है
या नहीं पढ़ी, मैं तो उन सबके लिए कह रहा हूँ 12th में दिक्कत नहीं आएगी अगर हमारी सेकंड हाफ खराब हो रही है 11th की, तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट हाफ बढ़िया होनी चाहिए अगले 4 महीने के लिए। जो कि चैप्टर्स मैंने लिख दिए हैं आपके पास में, साइड में ये चैप्टर लिख दिए जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये 5 चैप्टर बढ़िया तरीके से हमारे हो जाने चाहिए। बढ़िया तरीके से भी कितना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रेंज डोमेन वाले क्वेश्चंस हैं वो चीज बढ़िया होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना आना चाहिए, कब d लेस देन 0 होगा, कब d ग्रेटर देन 0 होगा, वो नॉलेज होनी चाहिए। इसका कॉमन रूट्स का क्वेश्चन, इसमें लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चन, उनसे हमें मतलब नहीं है, हमें बेसिक क्वाड्रेटिक से मतलब है। सीक्वेंस सीरीज बेसिक आनी चाहिए, पूरे जीपी का फॉर्मूला, एपी का फॉर्मूला, एम ग्रेटर देन जीएम वाली प्रोफाइल आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, लॉगरिथम आपके पास कंप्लीट रहना चाहिए। लॉगरिथम इनइक्वालिटीज वगैरह सब चैप्टर्स में मिलेगी, वो होना चाहिए। क्वाड्रेटिक में आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना बताया वेवी कर्व मेथड से, बेसिकली वो फंडामेंटल और मैथमेटिक्स में शुरू में बता दिया है, सब बच्चों को वो आनी चाहिए, वो पढ़िएगा। ठीक है, कंपाउंड एंगल पूरा आना चाहिए, एटलीस्ट मुंह पे फॉर्मूले तो होनी चाहिए। मैंने cos 2 थीटा का फॉर्मूला बोला और बोलते ही आपके सामने फॉर्मूला, सर ये लो फॉर्मूला। ठीक है, मैंने कहा कि यार लिखना स्क्रीन पे कुछ भी नहीं है, अभी सुनो बस। मैंने कहा कि यार साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी कितना होता है, cos सी माइनस cos डी कितना होता है, साइन ए साइन बी बराबर कितना होगा, cos ए cos बी बराबर कितना होगा, ये जवाब मुंह पे रहने चाहिए। आ रही बात समझ में, है ना? ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए जिससे अपन अटकेंगे ही नहीं, तो कोई दिक्कत आपको फिर नहीं आएगी। फिर आगे चैप्टर आ रहा है मैट्रिसेस, इसके पहले आपका डिटर्मिनेंट अच्छा हो जाना चाहिए। वेक्टर 3D बिल्कुल आजाद चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपन स्टार्ट कर देंगे, जब उस समय पढ़ेंगे हम लेगी वो चीज़ आराम से। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी पुराना कुछ भी पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज्योमेट्री यूज़ होती है, पर अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो ज्योमेट्री कितनी यूज़ हो रही है, क्या हो रही है, वो वहीं की वहीं बता के आगे खींच लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं आती दूर-दूर तक, किसी भी वजह से कोई चैप्टर खराब होए, ऐसा आगे का कुछ भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी बर्बाद रहेगी, अगर आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी जब स्टार्ट होगी, मैंने बता दिया प्रोबेबिलिटी कब स्टार्ट होगी, अक्टूबर में। अभी क्या चल रहा है, जनवरी। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। अपन तो पहली बार मिले हैं न्यू ईयर पे, तो प्रोबेबिलिटी अक्टूबर में स्टार्ट हो रही है, उसके पहले सब आपका एनसी कंप्लीट हो जानी चाहिए। आ रही बात समझ में? और स्टैटिस्टिक्स, एलपीपी, एमआर हम कभी भी बीच में कहीं भी पढ़ा देंगे जहां हमें लगेगा क्या थोड़ा सा बफरिंग टाइम है, दिवाली के ब्रेक के पहले बाद में, क्या इंडिपेंडेंट चैप्टर से, तीनों चैप्टर से एमआर स्टैटिस्टिक्स से 2 क्वेश्चन आता ही है। एलपीपी बोर्ड लेवल पे इंपॉर्टेंट है। आपके जो टर्म 1 होंगे बोर्ड के, टर्म 1 बोर्ड के नवंबर के करीब होने चाहिए, या और जल्दी हो जाए, जो भी आगे का क्राइटेरिया रहता है, तो उसके पहले हम कोर्स हमारा टर्म 1 के अकॉर्डिंग आपका कराने की कोशिश करेंगे। आप अर्ली बर्ड हैं, पहले ही जनवरी में ही जाग गए। इवन लोगों की अभी 11th खत्म नहीं हुई होगी, हमने 11th खत्म करके 12th स्टार्ट कर दी है, तो उस तरीके से हम औरों से लीड ही करेंगे और उसका पूरा फायदा उठाते हुए अपनी शुरुआत करते हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स की। ठीक है, मैं शुभारंभ, चलिए गुड लक। सबसे पहले अब बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, देखिए सबसे पहले बात तो देखो, 1 मिनट में ये और बता दूं कि 11th के चैप्टर्स गिनूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चैप्टर ये छोटे बड़े मिलाकर मैंने यहाँ लिख दिए, है ना? छोटे छोटे भी काउंट कर लिए, एमआर स्टेट भी अलग अलग काउंट कर लिया है, सब कर लिए। ठीक है ना? फंक्शन आईटीएफ से चलो 3 3 6 3 9, एओडी को भी मैंने 3 चैप्टर ले लिए, वो 1 चैप्टर नहीं लिया, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 17 18 19 20 चैप्टर हैं इधर। ठीक है, और इनको सब में से क्वेश्चन है आपके पास, मतलब ये तो सोचना ही नहीं है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्या है, सब में से क्वेश्चन है। कौन कैसा कब कैसे क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, किस प्रोफाइल के क्वेश्चन आएंगे, सब बात करी जाएगी। ठीक है, समय समय पे बात कर लेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फंक्शन। डिफरेंशियल कैलकुलस से जो मैंने सीक्वेंस लिखी है, लगभग उसी सीक्वेंस में स्टार्ट होगा, बस ये लास्ट के जो 3 चैप्टर हैं वो कहीं भी बीच में आ जाएंगे और लगभग सीक्वेंस ये रहने वाली है। थोड़ा टाइम बाद मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास चार्ट आ जाए, अब टेस्ट हमारा इस तारीख को है और उस टेस्ट में 11th का ये चैप्टर आ रहा है, या तो क्वाड्रेटिक आएगा,
या जो भी बेसिक चैप्टर है उस हिसाब से पहला हम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? किसी ने पढ़ाई नहीं हो, कुछ ही नहीं हुआ हो, वो 11th की पढ़ाई करना करे यार। 12th में आया तो ऑब्वियसली जो बच्चा 11th में 12th में हमारे यहाँ एडमिशन ले रहा है फर्स्ट टाइम एलन में, और वो भी फर्स्ट फेज में जो जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, इट मींस हम मान के चल रहे हैं उसकी 11th स्मार्ट होगी, उसने पढ़ी तो होगी, ठीक है? और नहीं पढ़ी होगी तो क्या, एड ऑन क्लासेस में मैं पता करूंगा कि किस हिसाब से आपको क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही होंगी रिवीजन के लिए या क्या, तो वो मैं बता दूंगा। उस पर क्रॉस क्वेश्चंस अभी से नहीं करने हैं। 11th के स्कूल के पेपर के लिए कुछ बात वो नहीं हुई कि यहाँ पे 11th के स्कूल के पेपर के लिए क्या चाहिए होगा क्या नहीं है, उस पर बात अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अलग अलग टाइमिंग पे अपने अलग अलग लेवल पर कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा, बहुत सारे बट्स चलेंगे, उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। 12th स्टार्ट हो गई है अब, ठीक है? तो मैं फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। फंक्शन स्टार्ट के लिए कुछ बेसिक चीजें मुझे बतानी पड़ेगी। तकरीबन 1 से 2 पेज में बेसिक बताता हुआ चलूंगा, जैसे कि मुझे सेट जानना होगा क्या होगा, सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट जानूंगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन जानूंगा, और रिलेशन से फंक्शन पर आऊंगा, ठीक है? बहुत बेसिक से अभी लेता हुआ चलूंगा। डोंट फील लाइक दिस यार सर तो बहुत बेसिक में जा रहे हैं, हमें तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। दूसरी क्लास में भी ऐसा होगा, फिर अपने पूरे चैप्टर में अपन कूद जाएंगे, आपको लेवल फिर सब बढ़िया मिलेगा, ठीक है? तो थोड़ा सा मेरे को बस इस जगह आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि यूं फैले नहीं कि यार इतना बेसिक भी बताएंगे क्या, ये तो हमें आता है, हम तो लास्ट ईयर उस बैच में थे, हमने तो ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया। तो भैया मैं भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही पढ़ाया है लास्ट ईयर, और जो पढ़ा रहा हूँ एक्सपीरियंस से पढ़ा रहा हूँ, विश्वास करके सुनने की कोशिश करिए, ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। चैप्टर का नाम लिखिए, नोट्स बनाना शुरू करिए आप। फंक्शन, ठीक है? फर्स्ट इसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी सेट की। सेट के बाद जरूरत पड़ने वाली है मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट की। सेट अपन जानते हैं वैसे तो, क्या है सेट? इट्स कलेक्शन ऑफ well defined objects which are distinct from each other। थोड़ा सा तसल्ली रखो, देखो अभी समझ में आएगा। जैसे मैंने एन कैपिटल एन से डिनोट करा, 1 2 3 4 एंड सोन ऐसे करके छोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? बेसिकली दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपस में सारे नंबर डिस्टिंक्ट होने चाहिए, वो हमने करा। इनका रिप्रेजेंटेशन की बात करें, देखो इस चैप्टर में जो जरूरत पड़ेगी ना वो ज्ञान बांटूंगा, मैं इधर उधर नहीं भागूंगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट दो तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म से, और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। ये इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं कि इस तरीके से लिखे हुए क्वेश्चन दिखेंगे इस चैप्टर में अपने पास, वो हम रीडेबिलिटी बन पाए हमारी, हम फेल नहीं जाए कि ये क्या लिखा हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे कि मैंने कहा, कोई एक सेट ए ले लिया, कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स लिखे रहेंगे कॉमा लगा लगा के। ये इसका सिंटैक्स, मतलब मैंने एक तरीके से स्ट्रक्चर बना दिया। इसी तरीके से इधर क्या होगा, ये एक सेट है जिसमें कोई वेरिएबल होगा, कॉलन वो इस प्रकार होगा कि यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स। भी समझाऊंगा ये क्या चीज है। हो सकता है आपने पढ़ा हो या क्या, बस मैं वही कह रहा हूँ, डोंट फील लाइक यार सर तो बहुत इजी लेवल पे जा रहे हैं यार, ऐसा बताएंगे क्या? मेरा पहली क्लास है, समझो सब लेके चलूंगा मैं, मेरे साथ बस ये कमी है कि सब लेके चलना है, 4 जनों को नहीं पढ़ा रहा हूँ पूरे बैच में, ठीक है ना? सबको लेके चलूंगा। एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो क्या, एक सेट ले रहे हैं जिसमें मैंने क्या करा है, 1 2 3 ले लिया है। क्या है ये? दीज आर व्हाट? फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, ठीक है? यही सेट में इधर कैसे लिखूं? सेट का नाम दिया ए, उसमें एक वेरिएबल लिया एक्स, जरूरी नहीं एक्स ही लेना है, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं।
ठीक है, मैंने x लिया, बोला कि x क्या है, नेचुरल नंबर है, और वो भी कैसा है, कॉमा लगा के लिख दिया, लेस देन इक्वल्स टू 3, और बोल सकता हूँ लेस देन 4, तो ऑब्वियसली 3 पे रुकेगा वो। तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। ऑब्वियसली देखो x कौन सी वैल्यूज लेगा, नेचुरल वैल्यू लेगा, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, फिर 2, फिर 3, ऐसे x कितनी वैल्यूज ले लेगा, 3 वैल्यू ले लेगा, 1, 2 और 3। आई थिंक 1 2 3 वाले सेट को लिखने का तरीका या तो डायरेक्ट 1 2 3 का कॉमा लगा के कर्ली ब्रैकेट में, या वेरिएबल की फॉर्मेट में जो भी हमने लिखा है हमें समझ में आना चाहिए कि यार इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो ये समझ में आई हो बात, लिखने का पैटर्न, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं टाइप ऑफ सेट्स वगैरह पे नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं। अगर कोई सेट में एलिमेंट ही नहीं है तो अपन समझ पा रहे हैं कि वो क्या होगा, होगा नल सेट होगा, वॉइड सेट होगा, और उसे 5 से डिनोट करेंगे। एक सबसेट वर्ड समझते हैं क्या आप लोग, सबसेट? यदि मेरे पास एक ए सेट है, जैसे कि 1 2 दो एलिमेंट ले लिए मैंने, इनके सबसेट्स बनाऊं तो सबसेट्स क्या क्या बनेंगे, एक सेट बनाओ जिसमें कुछ भी मत रखो, एक सेट बनाओ जिसमें अकेला 1, अकेला 2, फिर एक सेट जिसमें 1 और 2 दोनों है। तो कितने सबसेट्स हो गए, 4 सबसेट्स हो गए। कितने सबसेट्स हो गए, 4 सबसेट्स हो गए। 4 सबसेट्स के मतलब हम बात करें यहाँ नंबर ऑफ सबसेट्स की, तो 2 की पावर n, और जहां पर n क्या है, n इज ऑर्डर ऑफ सबसेट, ऑर्डर ऑफ सेट A, that is equals to what, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। ठीक है, थोड़ा डिटेल में लेके चल रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में कितने हैं हमारे पास, 2। अगर एक सेट ले रहा हूं मैं, ये वाला जो भी ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, तो उसमें 2 की पावर 2 से कितने आ जाएंगे, 4। ठीक है, अगर मैंने ये एग्जांपल लिया कि जैसे मेरे पास A है, उसमें मैंने ले लिया ABC, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, मेरे को जरूरत पड़ेगी भी इन सब की, 2 की पावर 3, 8 नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे, है ना। तो ये चीज है, सबसेट के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। ठीक है, हो सकता है आप बहुत से लोग लिख पा रहे होगे, बहुत से साथ में नहीं लिख पा रहे होगे, जितना लिख पाओ, पर लिखना लिखना शुरू जरूर करिएगा। ये नहीं बैठ के मूवी देख रहे फिर बाद में नोट्स बनाएंगे, हैंडआउट वगैरह मिलेंगे जब, नहीं। आप अभी लिखिए, जो रह जा रहा है उसकी जगह छोड़कर आगे का लिखने लगी। आपको मैंने भी पूरा A4 साइज ही पेज मेरी स्क्रीन पे ले रखा है, रजिस्टर की जो साइज होती है उसके हिसाब से आपको भी वही अंदाजा हो जाएगा कि इतनी जगह हम छोड़कर बढ़ना है, और मैं बढ़िया फैला के वैसे लिखूंगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग पेज छोड़ोगे तो कम तो नहीं पड़ेंगे, बल्कि ज्यादा ही देंगे। आपके साथ राइट नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाओगे सारा, थोड़ा सा मैं देखिए फास्ट भी चला हूं, क्योंकि पुराना है। अब इसमें मैं घंटों लगा दूंगा तो कोई सेंस नहीं है। आपको अंदाजा दिया है कि हाँ ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, जगह छोड़ के अब आगे बढ़ते भी जाइए साथ साथ में। सेट्स हो गया, सेट्स के बाद में अपन सिर्फ, सेट पूरा नहीं हुआ है, सेट नहीं बढ़ाया भाई अपन ने, सेट की जितनी जरूरत है उतना बताया है। अब हमें इसके बाद जरूरत है नेक्स्ट शब्द की, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, ये बढ़ते हैं आगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में लिखेंगे अपन क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, लास्ट ईयर मेरे से पढ़े उनको तो मैंने लिखवाया भी है सारा यहाँ तक तो पूरा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, या यूं कहें कि ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी मतलब उसमें कुछ ना कुछ है, ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B is A cross B,
इस तरीके से डिनोट होता है वो, which is set of all ordered pairs of the form A comma B where A belongs to capital A and B belongs to capital B। ये बात समझ में, अभी मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखिए थोड़ा तो समझने की कोशिश करते हैं। अभी क्या ए और बी दो सेट हैं, ए क्रॉस बी मतलब उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको अपन लिख रहे हैं ए कॉमा बी, और इस प्रकार लिख रहे हैं, देखो सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूं मैं। एक ए कॉमा बी मैंने लिया, इस प्रकार लिया कि इसमें जो ए है वो तो कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है, एंड जो बी है वो कैपिटल बी वाले सेट से बिलोंग कर रहा है। सर ये तब भी समझ में नहीं आया हमें कि आपने क्या लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी एग्जाम्पल सुनना चाहिए जब जाके समझ में आए शायद चीज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा अपन ने, ये हमारे पास दो एलिमेंट है इसमें, ए और बी। ए और बी की जगह अपन ले लेते हैं यहाँ पे वैल्यूज ही ले लेता हूँ 1 और 2, एंड बी में हमारे पास है यहाँ पी क्यू आर। ठीक है, इस तरीके से एलिमेंट्स हो गए। मुझे यहाँ पे पता करना है कि देन फर्स्ट की ए क्रॉस बी बताइए, एंड सेकंड बी क्रॉस ए बताइए। ठीक है, अपन सॉल्यूशन पे आए, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होगा ही। वो ऑर्डर्ड पेयर्स इस प्रकार होंगे सर कि ए क्रॉस बी कर रहे हो तो पहला एलिमेंट किसका होगा, ए का होगा, और दूसरा एलिमेंट किसका होगा, बी का होगा। तो ए का एलिमेंट बताओ ऊपर से देखिए कौन है, 1, और बी में एलिमेंट कौन है, बी। इसी तरीके से बताइए क्या बनेगा, 1 और किससे रिलेट हो सकता है, क्यू से, 1 किससे रिलेट हो सकता है, आर से। सिमिलरली 2 का नंबर आ जाए, अब 2 किससे रिलेट हो जाए, 2 क्यू से रिलेट हो जाए, और 2 आर से। जो भी आएगा कॉमा के पहले कौन सा एलिमेंट होगा, ए होगा, और कॉमा के बाद वाला बी से उठाया हुआ एलिमेंट होगा। यदि मैंने कहा यहाँ पे ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी तो हो गया, बी क्रॉस ए, बी के एलिमेंट्स पहले आएंगे कि बी में कौन कौन है, पी क्यू आर, और ए में कौन कौन है, 1 और 2। अब उठा उठा के रिलेट करो, पी को 1 से, पी को 2 से। तो बताइए इस पूरे सेट में क्या लिखें अपन, p, 1, p, 2। नेक्स्ट क्या लिखें, 2, 1, q, 2, एंड फाइनली r, 1, r, 2। ठीक, ये 6 एलिमेंट तो इसमें भी रहेंगे, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम रहेंगे, बट वो जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट रहेंगे। तो 1, p और p, 1 एक चीज नहीं है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्मेट में होना चाहिए यहाँ पे, which is the set of, हमने लिखा भी ऊपर, which is the set of all the ordered pairs of the form A, B, where A belongs to A and B belongs to B। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया, A क्रॉस B है, A का एलिमेंट पहले लिखेंगे, B क्रॉस A है, B का एलिमेंट पहले लिखेंगे, सीधा सा फंडा। ठीक है, इससे थोड़ा सी और चर्चा करते हैं यहाँ पे। अगर मैं कहूं कि मैं लिख रहा हूं ए क्रॉस फाई, फाई कौन है यहाँ पे, नल सेट, मतलब उसमें कोई है ही नहीं, खाली है, ब्लैंक सेट। ए क्रॉस फाई करूं या फाई क्रॉस ए करूं, हमेशा आंसर क्या रहेगा, फाई। कोई ऑर्डर्ड पेयर बन ही नहीं पाएगा कि सामने की साइड या पहले साइड कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो जोड़ा किससे बना है, नहीं बन पाएगा, फाई आएगा। अगर हमारे पास कल से ऐसा कोई कमेंट आ रहा है कि इफ ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, it means we can say that then either A equals to B or at least one out of A or B is phi।
या तो क्या हो, ए बराबर बी हो, या उन दोनों में से कम कोई एक फाई हो जाए। फाई हो गया तो देखो फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा ए क्रॉस फाई या फाई क्रॉस ए बराबर होते हैं, ठीक है, ये दोनों फाई होते हैं। या फिर बी को ए बोल दो तो ए क्रॉस ए बराबर ए क्रॉस ए, वो तो हो गई सही। शुड ए क्रॉस फाइव बी नॉट डिफाइंड? नहीं भाई, ए क्रॉस फाइव डिफाइंड होगा और उसका आंसर आएगा फाइव, कोई सेट वहां पर नहीं बन पा रहा। मतलब बेसिकली एक सेट बन पा रहा है, वो नल सेट है। ए क्रॉस फाइव डिनोट्स व्हाट? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, सेट ए एंड सेट फाइव। और उससे जो सेट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट्स बनता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या? ऑर्डर्ड पेयर का सेट्स बनाते हैं। ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? समथिंग कॉमा जीरो, वो क्रिएट ही नहीं हो पाएगा, तो एक सेट ब्लैंक ही रह जाएगा, एंड दैट ब्लैंक सेट इज नोन एज। बिल्कुल बिल्कुल, हमने लिखा है वहां पे नॉन एम्प्टी सेट्स का, समझने के लिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या लिखा है? नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी is A cross B which is a set of ordered pairs of the form A cross B। अगर फिर मैं अगर वहां पे नॉन एम्प्टी वहां नहीं लिखता तो फिर वो A क्रॉस B का A कॉमा B लिखता तो फिर B कैसे लिख पाता मैं, ना। यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि जैसे A में मानो मेरे पास में 1 और 2 है, इधर कोई भी नहीं है, तो मैं वन को किससे लिंक करूं? किसी से भी लिंक नहीं कर पाऊंगा। इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस भी बना रहा हूँ वो क्या बनेगा? ऐसे कुछ बनाने जाऊंगा तो वहां पेयर ही नहीं बना पा रहा, वो क्या रह जाएगा? एलिमेंट ब्लैंक रह जाएगा, और वो ब्लैंक रहने की वजह से वो सेट क्या कहलाएगा? फाइव कहलाएगा। ठीक है, एज अ प्रॉपर्टी हमें याद रखना है ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए है, या तो ए बराबर बी हो या दोनों में से कोई एक हो। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। इफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू पी एंड एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई क्रॉस क्यू। आप देखिए समझ में आएगी चीज। अभी देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स थे? यहाँ एलिमेंट्स कितने थे अपने पास में? एन ऑफ ए कितना है और एन ऑफ बी कितना है? पी क्यू आर 3। एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना आ रहा है हमारे पास में? नीचे आप देखो 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं, और एन ऑफ बी क्रॉस ए बी कितने आएंगे? ये क्या आ रहा है? 2 3 जा 6 से, और यहाँ 3 2 जा 6 कर दो, फर्क पड़ने वाला नहीं, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है भाई, इसको समझाया यहाँ पर थर्ड पॉइंट में लिख दिया अपन ने, दैट इज एन ए क्रॉस बी बराबर पी क्यू या क्यू पी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है यहाँ। दैट्स ऑल अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए इतना है, थोड़ा सा जस्ट जगा रहा हूं मैं, आपने पढ़ा है, इट्स वेल गुड, और सामने है चीज अपने पास कि हाँ ऐसा था कुछ, ये आ गया है। अब इसके आगे बात करते हैं अपन। अब हमें शब्द जरूरत पड़ेगी रिलेशन। रिलेशन क्या होता है उस पर मत चलाते हैं दिमाग की। ठीक है, रिलेशन लिखिए, इसमें भी लिखना शुरू करते हैं। रिलेशन आर from non-empty set A to non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B, and it is represented by A capital R फिर B
इस प्रकार की A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, और हम डिनोट कर सकते हैं ARB, ऐसा भी बोल सकते हैं कैपिटल में। ठीक है, ये है रिलेशन। समझ में नहीं आया होगा भी, और समझते हैं डिटेल में। रिलेशन का मीन्स ये हो गया कि जैसे कि हमारे पास में मानिए ए में भी ले रहा हूं मैं 1 2 है, और बी में PQR है लेट से, तो ए किससे रिलेट होगा? ए में 1 2 है, और बी में देखो कौन है, PQR। तो ए का रिलेशन किससे बन रहा है? बी से। तो ए से बी में रिलेशन बना रहे हैं हम। ए में कौन बैठा है? 1। 1 किससे रिलेशन बना सकता है? पी से बना सकते हैं, या क्यू से, या आर से, या सबसे। ये एक रिलेशन बना के छोड़ दिया अपन ने, है ना। ये जो अभी डायग्राम आपको दिख रहा है वो एक रिलेशन है। ये वाला पार्ट जो है वो किस में आ रहा था? देखो आप लिखा है रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी आपने क्या बनाया था? ए क्रॉस बी में थे आपके पास 1 P, 1 Q, 1 R, और ऐसे ही हम देखें तो 2 P, 2 Q एंड 2 R। 6 एलिमेंट आ रहे हैं। 6 एलिमेंट से जितने सबसेट बनेंगे इनसे, इन सबके जो सबसेट्स होंगे, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज व्हाट? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इनके सबसेट्स बनाना शुरू करेंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला कितना होता है? 2 की पावर n, अभी लिखा था। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। अभी आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या है? सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। यहाँ पे अगर हमसे बात करें वो, तो अभी नंबर ऑफ रिलेशंस पे भी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो सर फिर आपने ये क्या बनाया? ये वाला जो बना के छोड़ा है यहाँ पे, ये क्या बना के छोड़ा है? ये भी एक वन ऑफ द रिलेशन है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिलेशन। ये रिलेशन कौन सा है? 1 P वाला है। अगर 1 2 से भी कनेक्ट हो जाए तो ये रिलेशन बन गया 1 P 1 Q, और ऐसे लिख दिया अपन ने, तो ये रिलेशन R बन गया। 2 तो कनेक्ट ही नहीं हुआ, मत होने तो भाड़ में गया। कौन कनेक्ट हुआ? 1 P से और 1 Q से। दोनों के ऑर्डर्ड पेयर कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगा के लिख दिए। बताओ जो ए क्रॉस बी आपके पास लिखा हुआ है राइट साइड में, उसमें जो 6 एलिमेंट आ रहे हैं, 6 एलिमेंट मतलब 1 P 1, 1 2 सेकंड, 1 3, 1 P, 1 Q, 1 R, तरीके से 3, 2 P, 2 Q, 2 R, ये 3 6 हो गए। उनसे एलिमेंट्स ले लेकर सबसेट्स बनाएंगे। हो सकता है कोई एलिमेंट नहीं ले, 5 बन जाएगा। हो सकता है एक एक एलिमेंट ले लें, हो सकता है 2 2 पेयर ले लें, हो सकता है 3 3 पेयर ले लें, 4 4 पेयर ले लें, 5 5 पेयर ले लें, या 6 के 6 ले लें। ऐसे बनेंगे नहीं बनेंगे? बनने चाहिए। वन ऑफ द रिलेशन मैंने बना रखा है क्या? 1 P 1 Q, दो दो एलिमेंट्स लिए होंगे, और उनमें भी एक पेयर कौन सा बनेगा? 1 P 1 Q का, वो बनेगा एलिमेंट। वो जो सबसेट मैं बना रहा हूँ, दैट सबसेट इज व्हाट? रिलेशन। आप देखो ए का बी से रिलेशन बना है, ए में जो 1 बैठा है उसने बी में पी क्यू से रिलेशन बनाया है, बना लिया, संबंध बनाया, रिलेशन बनाया, लिंक हुआ है। ले पढ़ रही है बात, है ना। अभी समझते चले जाइए आप, वापस समझाऊंगा मैं, वापस क्लियर कर दूंगा, चाहे ऐसी भी दिक्कत होगी तो। नोट्स जो मैं आपको ये बना रहा हूँ, बस इतने ही आपको बनाना है। अपनी लैंग्वेज में आपको जो समझ के लिखना है वो लिख लीजिएगा। चाहे if n of a is equals to p and n of b is equals to q, ठीक। तो अपन यहाँ बात करें, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? पी क्यू, ठीक है। ये बात हो गई। यहाँ बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यूं कहें कि नंबर ऑफ रिलेशंस
फ्रॉम A to B is, क्या होगा 2 की पावर। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज सबसेट, किसका सबसेट है, A क्रॉस B का। क्या कह रहे हो बेटा, समझ में नहीं आया? रुको एक मिनट, सब समझा दूंगा मैं, रुको तो सही एक बार। आप उसमें लिखोगे ना फिर डिस्टर्ब होऊंगा मैं कि भाई चैट पे किसी ने कुछ लिखा है। रुको अभी एक बार। अभी ये समझा देंगे, रिलेशन समझाएंगे, रुको। रिलेशन क्या है, रिलेशन देखो, मैं रिलेशन वापस समझाता हूँ, थोड़ा और छोटा एग्जांपल लेता हूँ पीछे की तरफ ही। देखो रिलेशन समझाता हूँ मैं पहले वापस से, ठीक है। जैसे मानिए मैंने यहाँ पे लिया एक एलिमेंट सेट ए है जिसमें ए बैठा है, ठीक है। बी सेट है जिसमें मैंने दो एलिमेंट रख दिए होंगे, लेट से कोई भी नाम रख देते हैं, जैसे कि अपन ने रख दिए यहाँ पे 1 और 2 रख दिया, ठीक है। बताओ यहाँ से ए क्रॉस बी करूंगा तो ए क्रॉस बी में क्या क्या आएगा, ए 1 से रिलेट होगा और ए 2 से रिलेट होगा, ठीक है। ठीक है सर, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे 1, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, और ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 क्रॉस 2 दैट इज 2। ये तो ये ए क्रॉस बी आया। अब रिलेशंस बनाते हैं अपन, रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी। चलिए बनवाइए रिलेशंस, आर नाम के रिलेशन बनवाते हैं। बताइए क्या क्या रिलेशंस बनेंगे। एक रिलेशन क्या है पहले तो ये जानो, व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। इसका सबसेट है, ठीक है। ए क्रॉस बी में कौन आ रहा है बेटा, समझो वापस से, ये दो एलिमेंट आ रहे हैं सर, A,1 A,2, इनके सबसेट बनाइए। तो सबसेट बनाते हैं, बताइए A,1 और A,2 से हमने कुछ भी नहीं लिया, ये एक रिलेशन R1 हो गया। एक रिलेशन R2 हो सकता है कि हमने ए के एलिमेंट उठाया जैसे कि A,1, हो सकता है कि हमने एक ही एलिमेंट उठाया हो जिसमें वो एक एलिमेंट है A,2, हो सकता है सर। हो सकता है हमने दो एलिमेंट उठाए हो, तो दो एलिमेंट कौन कौन है A,1 और A,2। A,1 एक एलिमेंट माना जाएगा, ए और वन अलग अलग नहीं, A,1 क्यों कि ए क्रॉस बी जो ऊपर येलो कलर से हाईलाइट है उसमें दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से A,1 and A,2, these are two elements, two elements। हमने कितने रिलेशन बना दिए यहाँ, कितने रिलेशंस बन गए, ये 4 रिलेशंस बन गए, 4 रिलेशंस पॉसिबल, ठीक है। ऐसे 4 आया, ये आपने सबसेट बनाया। व्हाट इज रिलेशन, आर सबसेट्स किसके, ए क्रॉस बी के। एंड नंबर ऑफ रिलेशन का अगर मैं यहाँ पे बात करूं, नंबर ऑफ रिलेशंस की, सबसेट बनाए, सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट जिसके सबसेट बनाए। हमने सबसेट किसके बनाए, a क्रॉस b के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन व्हाट, a क्रॉस b, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b कितना हो गए p, 2 की पावर p, 2 की पावर pq नंबर ऑफ रिलेशंस बन जाएंगे। 2 की पावर pq क्या बनेंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस। करके देखो, आप देखो 4 रिलेशंस आ रहे हैं, 4 रिलेशंस मतलब कितना हो गया 2 की पावर 1 into 2, 1 into 2 ये रहा यहाँ पे, तो दैट इज 4।
4 रिलेशंस बन रहे। अभी भी समझ में नहीं आया? ए दे रखा है, बी दे रखा है, उनसे ए क्रॉस बी बनाया और ए क्रॉस बी से जितने सबसेट बन सकते हैं R1, R2, R3, ये R4 होएगा, हाँ R4, ये 4 हमने रिलेशंस बना लिए। दीज आर ऑल रिलेशंस। इनका आपको इस तरीके से डायग्राम बताऊं तो देखो क्या है, यहाँ ये ए है, ये बी है, यहाँ तो ये जा ही नहीं रहा। अगर अपन ये बात करें इधर, इधर क्या बनेगा, ये ए में 1 है, ए में ए बैठा है और बी में 1 और 2 बैठे हैं, तो ए से बी में रिलेशन बना, तो ए ने किससे रिलेशन बनाया, 1 से। यहाँ ए बैठा है या 1 और 2 बैठे हैं, तो ए ने किससे रिलेशन बनाया, 2 से। यहाँ पे क्या होगा, ए बैठा है या 1 है और 2 है, तो ए ने किससे रिलेशन बनाया, 1 से और 2 से। ये ए कॉमा बी में हमने क्या बना दिया, आर रिलेशन बना दिया, ए से बी में रिलेशन बना दिया, आर नाम का रिलेशन बना दिया। समझ आ रही है बात? कितने रिलेशन बनाए, कितने सबसेट बनते हैं। सबसेट कितने बनते हैं, की पावर n। n कौन, नंबर ऑफ एलिमेंट जिसके सबसेट बना रहे हो। किसके सबसेट बना रहे हैं, ए क्रॉस बी के, उसमें एलिमेंट्स कितने होते हैं, पी क्रॉस की, पी क्यू होते हैं। तो 2 की पावर पी क्यू नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला बनने जा रहा है। देखो नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ, 2 की पावर, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज 2 की पावर पी। ठीक है, ये चीज हुई बात यहाँ पे। ठीक, सेकंड बात करते हैं यहाँ पे, एक मिनट, नोट्स में ही जहां मैंने रिलेशन पढ़ा है, यहाँ पर देखो जो डेफिनेशन लिखवाई है ना बेटा, वहां पर आओ और यहीं अपन लिख देते हैं जिससे टाइम बचे, वापस नहीं लिखना पड़ेगा। यहीं अपन लिख दो कि यहाँ ए क्या है, ए इज व्हाट, यूं लिखो पहले, बी इज व्हाट, इमेज ऑफ ए under R. What is A? That is pre-image of B under the relation R. आ गया, A की इमेज B और B की इमेज A। ठीक है, ये हमें लिखना है ना। ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दें। अब शब्द यूज हो रहे हैं यहाँ पर, डोमेन, फिर यूज होगा कोडोमेन, एंड फिर यूज होना है रेंज। ठीक है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज में क्या है, कैसे है, वो सब बात अभी हम लिख रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं अपन क्या, set of all first elements of the ordered pairs in the relation R. From set A to B. Is known as, known as लिखा है भाई, ये किसी को समझ में नहीं आया हो तो ये known as है, ये is known as domain of relation R. What is codomain? कोडोमेन के बारे में लिखें तो अपन क्या है, कोडोमेन में आएगा पूरा क्या, द होल सेट B is known as codomain of relation R, that is A R B. होल सेट B समझ में आ जाएगा, A से B में जा रहे हैं तो पूरा का पूरा B क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। अभी समझाऊंगा एक और बार में, है ना। रेंज के लिए लिखे तो अपन क्या लिखें, जैसे ऊपर हमने लिखा है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा अपन को, सेट ऑफ ऑल
सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट का मतलब कॉमा के पहले वाला और कॉमा के बाद वाला, कॉमा के पहले फर्स्ट, कॉमा के बाद में सेकेंड। एलिमेंट्स of the ordered pairs in the relation are from set A to B is known as range of relation। ठीक है, ये हमने लिखा है। अब समझते हैं, देखो इस चीज को एक और बार एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ी सी तसल्ली रखो, इस एग्जाम्पल से पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। ए हमने लिया -1 1 2 3 4, बी हमने लिया 0 1 3 4 9, ये सब ले लिया एंड बोल दिया आर क्या है, एंड आर बी अ रिलेशन from set A to set B। Defined by A R B एक रिलेशन R डिफाइन कर रहे हैं अपन, या फिर ए आर बी बोल रहे हैं और इस प्रकार बोल रहे हैं, तो देखो ऐसे लिखते हैं, इस प्रकार लिख रहे हैं हम। वहां पे B बराबर कौन है, ए स्क्वायर है, और A बिलोंग्स टू A है एंड B बिलोंग्स टू B है। Then find first relation, second domain of R, third range of R, fourth कोडोमेन ऑफ R। ठीक है भाई, ठीक है साहब। अब समझते हैं यहाँ से क्या चल रहा है। दिन कुछ इस प्रकार चल रहा है कि R तो कह रहा है वो कौन है, ए आर बी है, तो सब चीजें हैं सही R की। अभी लिखते हैं, यहाँ A बनाया और B बनाया है ना बेटा। देखो ये A है, ये B है, A से B में कौन जा रहा है, एक रिलेशन R जा रहा है। A में कौन बैठा हुआ है, ऊपर क्वेश्चन में देखेंगे तो A में कौन है, -1 1 2 3 4, B में कौन है, 0 1 3 4 9, है ना, 0 1 3 4 9, ये हो गया। ठीक है साहब, अब रिलेशन बनाना है। रिलेशन जो ये कह रहा है बस वो रिलेशन बनाओ। रिलेशन किस प्रकार बनाना है, B बराबर ए स्क्वायर हो, और B कहां से है, कैपिटल B से, और A स्मॉल a से है। B बराबर ए स्क्वायर हो, तो ये जो प्रॉपर्टी चल रही है वो क्या चल रही है, B बराबर ए स्क्वायर। तो A की वैल्यू अगर हम -1 रखेंगे तो A बराबर -1 पर B कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, दैट इज 1। तो -1 किससे लिंक होगा, 1 से लिंक होगा। ऐसे 1 भी किससे लिंक होगा, 1 से। 2 किससे लिंक होगा, 4 से। 3 किससे होगा, 9 से। और 4 किससे होगा, होगा ही नहीं, क्योंकि 16 अवेलेबल ही नहीं है। ये एक रिलेशन बनने जा रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में कहा है कि रिलेशन बताइए क्या है, तो बोलिए अपन क्या रिलेशन लिखें, ए क्रॉस बी का जो सबसेट है। तो कौन सा सबसेट बन रहा है यहां से स्पेशली, -1, 1, 1, 1, 2, 4 एंड 3, 9। बस ये बात खत्म, जिंदा हो आप लोग। ये हो गया रिलेशन, पेयर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, ऑर्डर पेयर फॉर्म में हमने लिख दिया। सेकंड कह रहा है डोमेन बताओ, तो बताओ इधर से ये ए को इंडिया मान लो और बी को पाकिस्तान मान लो। इंडिया में कौन कौन बैठा है, -1 1 2 3 4। इनमें से किस किसने पाकिस्तान की तरफ गोलियां चलाई, वो डोमेन होंगे। तो डोमेन ऑफ आर क्या लिखा है में आएगा, बोलिए, -1 1 2 और 3।
4 नहीं आएगा क्योंकि 4 ने कुछ रिलेशन ही क्रिएट नहीं करा, 4 पिक्चर में नहीं आया वहां पे। कोडोमेन क्या होगा? थर्ड वाला पार्ट रेंज पूछ रहा है, तो चलो रेंज बता दीजिए पहले। रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ आर, देखो डोमेन में तो क्या आया, ये आया -1 1, ये डोमेन में ये 3, ये 2, ये 1, ये -1। इसी तरीके से को डोमेन में किसको लेंगे? 1 1 4 9, 1 1 4 9 रेंज में। तो 1 1 तो 2 बार लिखेंगे नहीं, ये हो जाएगा 1 4 9। सेकेंड एलिमेंट कोमा के बाद में, या यूं कहो पाकिस्तान में किस किस से रिलेशन बना? 1 से, 4 से और 9 से। इंडिया में किसने रिलेशन बनाया था? 1 -1 2 और 3 ने। जो रिलेशन बना रहा है वो डोमेन, जिससे बना रहा है वो रेंज। भाई हमारी रेंज में आएंगे ना यार, आज जाके मैं आप लोगों की रेंज में आया हूं, तब अपना रिलेशन बनना शुरू हुआ है। ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, वो आगे फंक्शन स्टार्टिंग करेंगे, अभी उसमें समझेंगे। हर ये बात समझ में? रिलेशन तो बनाना है यार, मुझसे कोई कनेक्ट हुआ, मैं आपसे कनेक्ट हुआ, इधर से रिलेशन बना रहे हैं, पहले वो डिसाइड कर लेते हैं, स्टूडेंट टू टीचर या टीचर टू स्टूडेंट, उस हिसाब से चलेंगे। मेरा गेम पूरा इंडिया पाकिस्तान के हिसाब से चलेगा। या इंडिया से रिलेशन, इंडिया में कितने लोग हैं? इंडिया में कितने लोग अवेलेबल है? 1 -1 1 2 3 4। इनमें से रिलेशन किस किसने बनाया? -1 1 2 और 3 में, ये डोमेन है। किससे बनाए? 1 4 और 9 से, तो ये रेंज है। हरी बात समझ में? और पूरा पाकिस्तान इज नोन एज व्हाट? कोडोमेन। रिलेशन में वो हो या नहीं है, तो कोडोमेन में कौन आ जाएगा? 0 1 3 4 9, ये पूरा आ जाएगा, दैट इज होल सेट बी। हमने ऊपर डेफिनेशन में भी लिखा था, व्हाट इज कोडोमेन? द होल सेट बी इज नोन एज कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर, जो कि ए आर बी में जा रहा है। रिलेशन ऑफ रिलेशन ए आर बी अपन लिख सकते हैं, या दैट इज ए आर बी ऑफ रिलेशन ए आर बी लिख लीजिए, ऑफ रिलेशन ए आर बी। ए से बी में रिलेशन बना रहे हैं, तो पूरा का पूरा बी क्या कहलाएगा? डोमेन। बट पूरा का पूरा ए डोमेन नहीं होगा रिलेशन के केस में। जो लोग रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, जो एरो चला रहे हैं, जो लिंक बना रहे हैं, जो पेयर वाइज में लिखाई में आ रहे हैं कोमा के पहले, वो डोमेन में होंगे, ठीक है, और कोमा के बाद वाले रेंज में होंगे। क्लियर है? डोमेन, रेंज वगैरह सब बोलिए भाई। आ गया वो शायद समझ में, रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशन समझ में आया। अब देखो अपन रुक के बात कर रहे हैं आराम से। ए में कितने एलिमेंट्स? बी में कितने एलिमेंट्स? क्यू। तो ए क्रॉस बी में कितने? पी क्यू। ए क्रॉस बी में कितने बनेंगे? पी क्यू। ठीक। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर अपन यहाँ बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करें हम ए टू बी में, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी अगर हम बात करें, तो आप बस सबसेट लिख दो। सबसेट का फॉर्मूला आना चाहिए आपको, 2 की पावर n। इसका रिलेशन बनाते वक्त किसकी जरूरत पड़ती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट की। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट है? क्यू। वही पी क्यू यहाँ चल जाएगा, 2 की पावर पी क्यू आंसर आ जाएगा। बेटा आप लिख रहे हैं कोडोमेन, कोडोमेन आप जो लिख रहे हैं वो कोडोमेन का क्या है फंडा? कोडोमेन क्या है? इंडिया से पाकिस्तान, तो पूरा पाकिस्तान कौन? कोडोमेन। पाकिस्तान में हमसे जो मारे गए वो रेंज में आ गए, और हमारी तरफ से जिन जिन ने गोलियां चलाई वो कौन? डोमेन। देखो आप ये रहा डायग्राम, देखो आप डायग्राम में समझ में आएगा। ये इंडिया, लिख लो वर्ड ऐसे, इंडिया पाकिस्तान, आपको मेरी बात याद आ जाएगी। इंडिया से गोलियां चलना शुरू हुई, किसने चलाई? -1 1 4 3 ने। स्क्रीन पे जो दिख रहा है उस पर समझना भी, और समझ में आ गया हो तो बोलना आ गया। -1 1 2 3 ने गोली चलाई, तो ये डोमेन में होंगे। 4 डोमेन नहीं है अभी इस वक्त जो डायग्राम में दिख रहा है। हमारे द्वारा कौन कौन मारे गए? उधर से 149 पिंक कलर से हाईलाइट हो रहे हैं, तो 149 कौन है? रेंज। और -1 1 2 3 इधर के लेफ्ट में कौन थे इंडिया में? डोमेन। और सामने हम रिलेशन कहां से बन रहा है? इंडिया से पाकिस्तान का या पाकिस्तान के इंडिया का?
इंडिया से पाकिस्तान का, ए से बी का, तो सामने वाला पूरा का पूरा कौन होगा? डोमेन होगा उस रिलेशन का। अब समझ में आया क्या भाई? किसने बोला था कोडोमेन? वो बोले भाई मेरे को। तो आ गया समझ में बेटा? ठीक है। अब फंक्शन सुनो। फंक्शन क्या चीज है? ये गोलियां गोलियां चल रही है, समझ में आ रहा है आपको? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है भाई? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट इज फंक्शन। है ना? तो यहाँ देखते हैं फंक्शन क्या है चीज। थोड़ा सा लिखते हैं फिर मैं समझाता हूँ आपको। अगर रिलेशन फाई है तो कोई भी डोमेन रेंज नहीं होगा। हाँ, फाई हो जाएगा सारा पूरा। अब फंक्शन की लिखी डेफिनेशन वगैरह है, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी वाली बात करते हैं। रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड अ फंक्शन, is called a function if each element of set A is uniquely associated or linked with some elements of set B. Denoted by small f A arrow B. ठीक है? और A arrow B और यहाँ F लिख दें और A F B। ठीक है? इस तरीके से डिनोट कर दिए जाते हैं। पर सर समझ में नहीं आया ये वर्ड क्या है। रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन। वो रिलेशन ही फंक्शन कहलाने लग जाएगा इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली एसोसिएटेड या लिंक्ड विद सब एलिमेंट्स ऑफ सेट बी है। इधर समझते देखो क्या डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। है ना? ये एफ ए क्रॉस बी क्या मतलब हो गया इसका? दिस इज फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। ये लिखा हुआ है, ये एफ प्लन ए एरो बी मतलब फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। अब समझना देखो क्या कह रहा है ये। हमारे पास में इस तरीके से मैं लेके चल रहा हूं, ये ए है, ये बी है, ये फर्स्ट है ना। यहाँ पे मेरे पास में 3 लोग हैं ए बी सी और इधर में 1 2 3 4 है। ठीक है? ठीक। अब यहाँ लिंक बताऊं इनको मैं।
1 को 1 से, A को 1 से लिंक कर दिया, B को 4 से कर दिया और C को 3 से कर दिया। ठीक है साहब, इस तरीके से लिंक कर दिया है। ये फंक्शन है या नहीं है पहले तो ये देखें। मेरी डेफिनेशन क्या चल रही है कि इंडिया का प्रत्येक व्यक्ति, यार देखो मैं तो मेरे तरीके से समझाऊंगा, है ना, मैं समझाता हूँ क्या। एक रिलेशन फंक्शन जब कहलाएगा जब इंडिया से पाकिस्तान में गोलियां चल रही है, ठीक है, इंडिया से पाकिस्तान में गोलियां चल रही है तो इंडिया का प्रत्येक सिपाही गोली चलाए, पहली बात तो लिखा है ऊपर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब इंडिया का प्रत्येक सिपाही गोलियां चलाएगा। इज यूनिकली एसोसिएटेड और लिंक्ड विद सम एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यूनिकली मतलब एक ही गोली चलाएगा। देखो क्या ऐलान करा गया है कर्नल द्वारा, मतलब मान लो आर्मी का कर्नल है, उसने क्या ऐलान करा है, बॉर्डर पे जाओ, सारे सिपाही गोलियां चलाओगे और मात्र कितनी गोली चलाओगे, एक, बस बात खत्म। बॉर्डर पे जाओ, सारे सिपाही गोलियां चलाओगे और वो भी कितनी, मात्र एक, ओनली एंड ओनली वन गोली चलाओगे। सभी को ही गोलियां चलाना जरूरी है। वो जो संबंध आप बनाकर आओगे बॉर्डर पे जाके, दैट संबंध, रिलेशन इज नोन एज व्हाट, फंक्शन। समझ में आया क्या? इसी बात से अपन देखो डायग्राम के थ्रू चलते हैं। बताओ इंडिया में कौन कौन है? ये कौन हो गया इंडिया, ये कौन हो गया पाक। इंडिया में कौन कौन है, एबीसी। और पाकिस्तान में कौन कौन है, 1 2 3 4। इंडिया के प्रत्येक सिपाही ने गोली चलाई है क्या? हाँ सर चलाई है। कितनी चलाई है प्रत्येक ने? ए ने एक गोली चलाई, बी ने एक गोली चलाई और सी ने भी गोली चलाई। मैं ये रिलेशन लिखने जा रहा हूँ, बताओ क्या रिलेशन लिखूंगा, ए कॉमा 1। दूसरा रिलेशन क्या लिखूं, बी कॉमा 4। बताओ फिर क्या लिखूं, सी कॉमा 3 लिखूं। एंड दिस रिलेशन इज फंक्शन और नॉट, यस ये रिलेशन क्या हो गया, फंक्शन हो गया। हम बोल सकते हैं ये ए से बी में क्या है, एक फंक्शन है। दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन। कि प्रत्येक ने गोली चलाई, ये क्या लिखा है में आएगा, एफ ए एरो बी। प्रत्येक ने गोली चलाई और कितनी चलाई, एक ही चलाई। तो सर उधर वो 2 नाम का सिपाही तो मरा ही नहीं पाकिस्तान का, मत मरने दो। मरेगा भी कैसे, हम इधर 3 लोग हैं, उधर वो 4 लोग हैं। हम गोलियां कितनी फेंक रहे हैं, प्रत्येक जना एक एक फेंकेगा तो 3 गोलियां जाएगी। उधर ज्यादा से ज्यादा कितने लोग खत्म हो सकते हैं, 3 खत्म हो सकते हैं, 4 तो नहीं होंगे। बात समझ रहे हो? ये जो सिंबल हमारे सामने डायग्राम बन रहा है, दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, मैपिंग। ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, मैपिंग कहलाता है। तो फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज मैपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, जैसे कि मैं और लेता हूँ आपके लिए। हम्म, हम्म, ठीक है, डायग्राम बना रहा हूँ, अब आप बताइएगा फंक्शन है नहीं। हाँ जी भाई, सेकंड वाला फंक्शन है क्या, नहीं है। सेकंड इज नॉट अ फंक्शन। इस रिलेशन को अगर अपन लिखेंगे तो क्या आएगा, ए कॉमा 1 ए कॉमा 2, फिर साथ में बी कॉमा 3 एंड सी कॉमा 4, ये आएगा। तो यहाँ पर ए ने 2 गोली चलाई, तो नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। फंक्शन है क्या, नहीं, दिस इज नॉट फंक्शन। क्यों, बिकॉज सी नॉट कनेक्टेड। वाला क्यों नहीं है, बिकॉज
ए शूट्स 1 and 2, 2 को शूट करा उसने। ये लास्ट वाला फंक्शन है क्या? बस ये फंक्शन है, दिस इज फंक्शन। क्यों? बिकॉज एवरीवन शूट्स 1 टाइम, बस। और एवरीवन, सबने ही शूट करा। फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले ऊपर वाले में क्या हुआ है? ए ने 2 गोलियां चलाई तो फंक्शन नहीं बना। थर्ड वाला फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि सी ने गोली नहीं चलाई। फोर्थ वाला फंक्शन क्यों है? क्योंकि सबने एक एक गोली चलाई। आदिवासन ने सबने एक एक गोली चलाई, तो ये क्या बन गया है? फंक्शन बन गया है। तो भाई क्लियर है ये? डाउट? ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, जैसे कि कि डोमेन क्या हो जाएगी? अगर ये फंक्शन है तो इसकी डोमेन क्या होगी? यहाँ पे फंक्शन भी तो एक टाइप का रिलेशन ही है, और आदेश यहाँ है कि प्रत्येक को गोली चलानी पड़ेगी। यहाँ डोमेन में कौन आएंगे? ये सारे के सारे आ जाएंगे, एबीसी। पाकिस्तान पूरा कोडोमेन होगा, और जो हमारे द्वारा मर रहा है वो रेंज होगा। अगर मैं इसी के क्वेश्चन में बात करूं, यहाँ पे आपसे बात करूं, बताओ डोमेन क्या है? बताइए कोडोमेन क्या है ना? इस तरीके से अगर अपन बात करें, और एक बात करते हैं रेंज क्या है, तो डोमेन तो क्या हो जाएगी? ए बी सी, पूरा का पूरा ए। कोडोमेन क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा बी, 1 2 3 4। ये तो पूरा ए हो जाएगा, ये पूरा बी हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगी? सिर्फ ओनली एंड ओनली जो हमारे द्वारा मारा गया है। तो अगर हम यूं बात करें कि एफ ए एरो बी है, फंक्शन है ए से बी में, तो ए तो क्या कहलाएगा? डोमेन। और ये बी क्या कहलाएगा? कोडोमेन। और रेंज कहाँ मिलेगी? पाकिस्तान में मिलेगी। अंदर कोई ना कोई मारा गया होगा हमारे द्वारा, तो उसमें मिल जाएगी। आप पल्ले पढ़ रही है मेरी बातें? फंक्शन स्टार्ट ही करा है बस अपन ने, ये चीज देखी है ना। 2 3 4 मिनट और ले रहा हूं आपके। इक्वेशन लिखिए जल्दी से। if a equals to 1 2 3 4 and b equals to 1 4 9 16 25, then which of the following relations are functions? Options है जैसे, then which of the following relations for a r b are functions? यूं है बात, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में R1 एक रिलेशन दिया हुआ है क्या? 1,1 2,4 3,9 4,16 and 4,25. सेकेंड R2 दिया हुआ है 2,4 3,9 4,16। ठीक। थर्ड में क्या आ जाएगा? 1,1 2,4 3,9 4,16। नहीं है, जल्दी से अपन इसमें देख कौन से रिलेशन है कौन से नहीं है। सॉल्यूशन पे आए, हमने R1 बनाने की कोशिश करी। R1 बताइए क्या बनाए अपन? हम जान रहे हैं यहाँ पे कौन कौन है हमारे पास में। ये A है, ये B है, में 1 2 3 4 है। B में कौन कौन है? बी में हमारे पास है 1 4 9 16 25। तो यहाँ से तीर चलाते हैं अपन। बताइए 1,1, तो 1 ने 1 को खत्म करा, 2 ने 4 को खत्म करा, 3 ने 9 को खत्म करा, 4 ने 16 को भी और 25 को भी। इस वजह से नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन बिकॉज 4 कनेक्टेड विद 2 एलिमेंट्स।
इन बी, ठीक है ना। फिर R2 बनाते हैं अपन। R2 क्या बनेगा, ये A है, ये B है, अगेन इसमें 1 2 3 4 और वहां 1 4 9 16 एंड 25। R2 में क्या दे रखा है, 2 4 से कनेक्ट, 3 9 से कनेक्ट और 4 16 से कनेक्ट है। 1 कनेक्ट ही नहीं है, तो नॉट अ फंक्शन, बिकॉज 1 नॉट कनेक्टेड। उसने गोली नहीं चलाई, हर एक को गोली चलाना चाहिए। आई थिंक समझ में आ रहा होगा अब क्या चल रहा है। ये तो मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, नहीं तो आपको वैसे ही दिख जाएगा अगर समझ में आया होगा तो। ये A है, ये B है। आप देखो मैं एरो बना रहा हूँ, मतलब लिंक करके भी एरो भी बना रहा हूँ, मतलब A से B में जा रहे हैं, ये ध्यान रखना है हमें। 1 2 3 4 और इधर 1 4 9 16 25। तो R3 में जो पेयर दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग 1 1 से कनेक्ट है, 2 4 से कनेक्ट है, 3 9 से कनेक्ट है और 4 16 से कनेक्ट है। उनकी स्क्वायर्स वाली फीलिंग आ रही है ना। देखिए आप यहाँ सबने चलाइए तो इसको अपन ने बोल दिया ये फंक्शन है, दिस फंक्शन। क्यों फंक्शन है, कि प्रत्येक ने गोली चलाई है और कितनी कितनी गोलियां चलाई है, एक गोली चलाई है। मेरी लैंग्वेज में लिखो तो गोली चलाइए, गोली नहीं चलाइए, उसमें आप हिंदी में लिख लीजिए, ये हो जाएगा, ठीक है। अभी आज का लेक्चर अगर अपन बात करें तो ये लास्ट वाले के लिए देखें एक बार मेरे को, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। कोडोमेन तो पाकिस्तान होता है पूरा, दैट इज बी। तो क्या क्या आ रहा है, 1 4 9 16 25। जब फंक्शन बन जाता है तो डोमेन क्या होता है, इंडिया, दैट इज ए, और ए में कौन है, 1 2 3 4 पूरा आएगा। और हमारे द्वारा कौन कौन मारे गए, 1 4 9 16 25 नहीं मारा गया है, ये हमारी रेंज में आए होंगे, जब भी तो उनसे खत्म हुए होंगे, ये हमारी रेंज वाले होंगे। बात समझ में भाई। तो आज का लेक्चर यहाँ रोकते हैं। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मुझसे पढ़े हुए हैं उनके लिए कुछ खास नया मिला नहीं होगा, पर ठीक है, जो फर्स्ट टाइम मेरे से पढ़ रहे होंगे तो बिल्कुल बेसिक पढ़ाता हुआ आपको फंक्शन तक लेता आया हूँ। बस सिर्फ आज फंक्शन की चैप्टर में फंक्शन की डेफिनेशन बता पाया हूँ और कौन सा फंक्शन है या नहीं है ये समझ पाए। अब आगे चैप्टर को पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा आप लोगों का, ये सब सिस्टम डिसाइड करेगा, 2 दिन में सब लाइन अप हो जाएगा। अभी थोड़ी तसल्ली रखिए, इसी पे ये जो LN प्लस पे क्लास चल रही है इसी पे आपका हैंडआउट वगैरह भी आ जाएगा, मैं सब अपलोड कर दूँ, ठीक है। होमवर्क क्या है सर, होमवर्क कुछ नहीं, आपको सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं और क्वाड्रेटिक और जो पुराना है बेसिक वो सब बढ़िया करना है। वेवी कर्व मेथड, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आनी चाहिए। ऑफलाइन में अभी नहीं पढ़ा रहा, मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ पूरा, ठीक है। टेस्ट 30 जनवरी को है, ठीक है, और उसका 11 का चैप्टर भी आ जाएगा, उसमें लिखा हुआ कि क्या आएगा, ठीक है ना। 30 जनवरी को आ गया और क्वाड्रेटिक FOM आ रहा होगा उसमें, क्वाड्रेटिक एंड FOM बना गया लिखा हुआ उसमें। 30 जनवरी 30 जनवरी को टेस्ट होगा। आप पहला दिन ही है अभी, तो आप कूल रहो, आप तो बस सिर्फ मेरे हिसाब से वेवी कर मेथड ढंग से कर लो। इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 है तो x बताओ कहां से कहां तक होगा, वो वाली चीज सॉल्व कर लो बस। ये भाई, ये मैं क्लास एंड कर रहा हूँ और अभी अपलोड कर दूंगा इसमें मटेरियल। ठीक है भाई, गुड नाइट।